देखें, हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। यह लिखा है मोड ऑफ डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। एक ऑनलाइन मोड होता है, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड। एक ऑफलाइन मोड होता है, एनईएफटी, आरटीजीएस और ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में एक लिमिट है, मैक्सिमम 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड। ओवर द काउंटर आप मैक्सिमम 10,000 रुपये जमा करा सकते, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। भले फिर आप किसी और के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा दें, लेकिन कैश में केवल 10,000 तक ही करा सकते। फिर मैं लिखा कैश लेजर इज डिवाइडेड इनटू मेजर हेड एंड माइनर हेड। मेजर हेड 5 है और माइनर हेड कितने हैं? 4, ठीक है। सर मैं वही चेक कर रहा था, कितना ध्यान है आपका। मेजर हेड कितने हैं? 4 और माइनर हेड 5, ठीक है। पहले क्या प्रोविजन होता था? ए है ओल्ड प्रोविजन, तो पहले इंटर और इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं थे। अब क्या हो गया है? अब पॉसिबल है। ये हटा देता हूं। वैसे इसमें एक ही चीज लिखनी है, पॉसिबल ना, ठीक है। और ये क्या है? अमेंडमेंट। समझ गए आप? क्या समझ गए ना? जो समझा रहा था कि पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल है अब। आगे देखें, अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड इन ई कैश लेजर बाय क्रिएटिंग चालान। चालान कैन बी जनरेटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफलाइन चालान। ये सवाल पूछे गए हैं इसलिए नोट बना के रखें, ठीक है। जनरेटेड चालान रिमेन्स वैलिड फॉर 15 डेज, सेव्ड चालान रिमेन वैलिड फॉर 7 डेज, ठीक है। ये जो जनरेटेड चालान, हमने चालान जनरेट करा था, ठीक है, वो 15 दिन तक वैलिड रहता है। अबे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी ऑलरेडी कल बता चुका हूं, 1 घंटे, ठीक है। तो इसको आप कहां से देखेंगे? वहीं से। तो ये लिखा हुआ है, अब मैं बता नहीं रहा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ठीक है। फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ, ओके। बता, आईजीएसटी की क्रेडिट का इस्तेमाल जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी किस ऑर्डर में? आईजीएसटी फिर किसी भी ऑर्डर में। सीजीएसटी की क्रेडिट का इस्तेमाल किस किस चीज की लायबिलिटी चुकाने के लिए कर सकते हैं? आईजीएसटी और सीजीएसटी किस ऑर्डर में? पहले सीजीएसटी फिर आईजीएसटी। एसजीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल पहले एसजीएसटी फिर आईजीएसटी। कोई डाउट तो नहीं? दूसरा सवाल, सवाल पूछ रहा हूँ, चेहरे देख रहा हूँ पहले, अच्छे से। अब दूसरे सवाल, सर से सवाल है, आपके पास आईजीएसटी की क्रेडिट भी पड़ी है, आपके पास सीजीएसटी की क्रेडिट भी पड़ी है, और आपको सीजीएसटी चुकाना है। पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी। जब तक आईजीएसटी क्रेडिट पूरी तरीके से एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक आप सीजीएसटी क्रेडिट इस्तेमाल। आपके पास आईजीएसटी पड़ा हुआ है और एसजीएसटी पड़ा हुआ है क्रेडिट, आपको एसजीएसटी का टैक्स चुकाना है। पहले आईजीएसटी फिर एसजीएसटी। आपके पास सीजीएसटी पड़ा हुआ है और एसजीएसटी पड़ा हुआ है, आपको आईजीएसटी चुकाना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी पड़ा है, आईजीएसटी चुकाना है। सीजीएसटी फिर एसजीएसटी। कोई डाउट? पक्का? ठीक, ये सब आईटीसी चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखें, आगे है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मैं थोड़ा एडिशनल टाइम ले रहा हूँ क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है 10 से 15 मिनट में, तो खत्म नहीं कर ले,
है ना, फिर मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होता है, आईटीसी एज सेल्फ असिस्ट इज क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आप जो भी परचेज करके लाए हो उसकी आईटीसी आप क्लेम कर, ठीक है। सेल्फ असिस्ट वर्ड क्यों लिखा हुआ है सर, आप कुछ सामान ऐसा भी लेके आए होंगे जिसको आप पर्सनल पर्पज से उपयोग करने वाले हैं। अब ये बात डिपार्टमेंट आज तो नहीं जानता, ये तो बात केवल आप ही जान रहे हैं कि ये वाला सामान मैं पर्सनली यूज कर लूंगा। तो आप जो आईटीसी आज क्लेम कर रहे हैं वो तो आप खुद ही असेस करके क्लेम कर रहे हैं कि कितनी आईटीसी में क्लेम कर लूं। तो होने को ये भी हो सकता है कि आप उस एसेट की भी आईटीसी क्लेम कर लें जो बाद में आपकी इंटेंशन पर्सनल पर्पज से उपयोग करने की है। तो अभी तो आप जो भी सेल्फ असेस जो आपको लगता है आप क्लेम कर सकते, इसलिए क्या वर्ड यूज किया गया है, सेल्फ असेस। कुछ चीजों की आईटीसी ब्लॉक होती है। अब आप देखो, अब हम टैक्स पढ़ रहे हैं, क्या हर व्यापारी टैक्स पढ़ रहा है बैठ के? उसको पता है कि कौन सी गाड़ी की क्रेडिट मिली है कौन सी की नहीं मिली है? नहीं पता ना। हम ऐसे सोचेंगे उसमें क्या है, तो पता ही होगा ना उसमें क्या कंफ्यूजन है। क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि जीएसटी के रिटर्न आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही फाइल करवाने? बीकॉम वाला भी तो फाइल कर सकता है और उसने वो चैप्टर नहीं पढ़ा आईटीसी, तो कार की आईटीसी क्लेम करे जा रहे हैं जबकि कार की आईटीसी नहीं मिल रही। या फिर डीलर खुद ही अपना रिटर्न फाइल कर रहा है अंदाज से यूट्यूब पे देख के, और उसने लेक्चर देखा 1 साल पुराना, तो वो आईटीसी क्लेम करे जा रहे हैं जबकि मिली नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आईटीसी सेल्फ असेस्ड बेसिस पे क्या होती है, क्लेम होती है। बाद में वो चेक होती है और फिर जो नहीं मिली थी वो हटा देते हैं, रिवर्स करते हैं, लेकिन पहले तो आप अपने हिसाब से क्लेम करते हैं। आईटीसी इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर can be utilized for payment of output tax liability of GST only. ITC in electronic credit ledger can not be utilized for payment of interest, penalty, other dues या GST payable under RC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा कि ये क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा, ग्राफ पे पढ़ रहे हैं। ये हम पढ़ रहे थे, अभी भी नहीं चल रहा है। 1 मिनट रुकना है। कनेक्ट करना पड़ता है। हो गया डिनर? ऐसे कहाँ निकल गए थे जहाँ लाइट नहीं पहुंची थी अभी तक? चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सुनो, मैंने जब आपको समझाया था तब मैंने आपको नोट भी कराया था शुरुआत में कि आईटीसी का उपयोग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी चुकाने के लिए हो सकता है। आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी चुकाने के लिए हो सकता है, लेकिन आपने कुछ परचेज किया है और आरसीएम के तहत टैक्स चुकाना है, उसको चुकाने के लिए आईटीसी नहीं ले सकते, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और आईसीआई ने अपने आरटीपी में एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन में उन्होंने एक लायबिलिटी आरसीएम की डाली हुई थी और फिर वो क्वेश्चन बहुत सरल था, आईटीसी लेनी थी हमें, आउटवर्ड लायबिलिटी में से आईटीसी लेनी थी। तो जो आउटवर्ड टैक्स की लायबिलिटी उसमें से आईटीसी ले लेना, और आरसीएम का टैक्स तो आपको हमेशा कैश में ही चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम के तहत जो आपको टैक्स चुकाना है उसके लिए आईटीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, फिर सेंड कर दूंगा।
ये दोनों के लिए लिख दे रहा हूं। कैश लेजर से कर सकते हैं। दीज आर ऑलवेज पेड बाय ई कैश, यानी इनके लिए हम आईटीसी इस्तेमाल नहीं करें। अगला है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। All liability towards tax, interest, penalty, fees और other dues are debited to e-liability register। क्या करते हैं इसमें? डेबिट करते हैं, थोड़ी देर में समझाऊंगा। और ये मैंने बना रखे हैं अब डेबिट क्रेडिट समझाने के लिए आपको, ठीक है। ई कैश लेजर में देखो ये है बैंक अकाउंट टाइप के। आप अपने बैंक में जब पैसा जमा कराते हो तो मैसेज क्या आता है कि आपका अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, सही है, क्लियर। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा जमा हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट, सही है। आपके कैश लेजर में पैसा जमा हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। तो अकाउंट वाले अकाउंट नहीं खुले हैं, ये बैंक जैसे अकाउंट खुले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत लॉजिकली समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। आपने जब कैश जमा करी ना तो सरकार के अकाउंट में वो पहुंचा है पैसा, आपका पैसा। तो आपने जो परचेज पे टैक्स चुकाया है, जिसके आप आईटीसी लेंगे, वो सरकार के लिए लायबिलिटी है। जो आपका बैंक में पैसा जमा है वो बैंक के एंगल से बैंक के लिए लायबिलिटी है, इसलिए वो आपका पैसा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और ये बात समझना, पासबुक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ योर लेजर इन बैंक। बैंक में आपका जो लेजर खुला हुआ है उसका रिफ्लेक्शन है पासबुक। तो वो दिखा रहे कि अच्छा इन्होंने पैसे जमा करे, तो अगर इन्होंने पैसे जमा करे तो मेरी लायबिलिटी है, बैंक की लायबिलिटी है, बैंक को ये पैसा चुकाना पड़ेगा, इसलिए वो आपके अकाउंट को क्या करते हैं? बैंक क्या करता है? आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है। और उसका मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। आई बात समझ? अगर मैं आपसे पैसे उधार लूं तो मैं आपके अकाउंट को क्या करूंगा? मैं आपसे गुड्स उधार लूं, एंट्री बोलो क्या आएगी? परचेज टू क्रेडिटर आएगी ना, मतलब मैं आपके अकाउंट को क्या करूंगा? क्रेडिट, क्योंकि मैंने आपसे कुछ लिया है जो मुझे आपको देना पड़ेगा, इसलिए बैंक आपके अकाउंट क्रेडिट करता है। इसलिए जो आप परचेज पे जीएसटी चुकाते हो, चूंकि वो आप टैक्स वापस मांग सकते हैं, किससे मांगेंगे? सरकार से, इसलिए वो उसको लायबिलिटी दिखाती है सरकार, इसलिए वो क्या करती है? उसको क्रेडिट करती है। आई बात समझ? पक्का। और जो पैसा सरकार को आपसे लेना है वो, तो आपकी लायबिलिटी रजिस्टर में लायबिलिटी क्या होती होगी? डेबिट। और जो आप पैसा जमा कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो जो कैश डिपॉजिट करी वो क्रेडिट, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा गया वो क्रेडिट, और जो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है वो डेबिट। पक्का समझ गए अच्छे से? तो देखो ये ई कैश लेजर में क्रेडिट क्या होता है? अमाउंट डिपॉजिटेड बाय चालान ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड। और डेबिट क्या होता है? जो पैसा निकलेगा तो डेबिट होगा। तो कैश लेजर से किस किस काम के लिए पैसा निकल सकता है? यूज फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, वो तो हमारे हेड में दिखता रहता है। पेमेंट किस चीज का होगा? आउटपुट टैक्स का, या इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और टैक्स अंडर आरसी, इनके लिए आपका पैसा निकलेगा। टैक्स चुकाने के लिए, इंटरेस्ट पेनल्टी फीस चुकाने के लिए, या फिर आरसीएम के तहत टैक्स चुकाने के लिए। देखो मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आप कहीं गलती ना करें, फिर भी आप गलती तो आप कर ही देते, मनुष्य गलतियों का पुतला है, और आप तो बहुत बड़ा पुतला है। तो ई क्रेडिट लेजर में पैसा कहां से आता है? बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। जो एक्स्ट्रा मेहनत करते ना उसका रिवार्ड दिया करो, कि 2 बार समझा चुका हूं, फिर ऑनलाइन दिखा चुका हूं, और फिर भी आपके मुंह से ले रहेंगे तो हो गया काम। सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न, जीएसटीआर 2 पहले होता था, अब नहीं, अब 3 भी। पहले क्या होता था? जीएसटीआर। और डेबिट क्या होगा? तो ये पेमेंट यूज होगा, यूज फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इंटरेस्ट फीस और पेनल्टी में नहीं, टैक्स पेबल अंडर आरसीएम नहीं, ठीक है। ये दोबारा भी लिख दिया ताकि आपको थोड़ा ध्यान मिले। अब जब यहां आपका क्या है, ये पैसा डिपॉजिट हुआ,
इस्तेमाल हो रहा है। तो लायबिलिटी रजिस्टर में आपकी लायबिलिटी डेबिट होंगी, आपकी लायबिलिटी बैंक के लिए गवर्नमेंट के लिए क्या है, एसेट है, सही है। आप जब बैंक से लोन लेते हैं आपकी लायबिलिटी और बैंक के लिए, तो आपके अकाउंट को डेबिट करता होगा या क्रेडिट? जब लोन देगा तो क्या करेगा, डेबिट करेगा कि इससे पैसे लेने हैं। तो बैंक के एंगल सोचो तो जो आपकी लायबिलिटी है वो बैंक के लिए डेबिट है, एसेट है। गवर्नमेंट के एंगल सोचो जो आपसे उनको लेना है उनके लिए डेबिट होगा, आपके लिए वो लायबिलिटी है। तो डेबिट क्या क्या होता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो सकती है, टैक्स पेबल ऑन इनपुट्स अंडर आरसीएम, और इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और अदर। मतलब बहुत बाइफरकेटेड करके लिखा है, आपको अच्छे समझ में आया। तो डेबिट ए लायबिलिटी चुकाने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, यूज आईटीसी इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और इसको चुकाने के लिए आपको हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, यूज कैश लेजर। और यहां पर और यूज ई कैश, ठीक है। ये तो ट्रांसफर एंट्री हो रही है ना। हाँ देखो यहां हमने पैसा जमा करा, ये इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करोगे पैसे तो यहां से निकल के इस साइड आएंगे, ये आपके क्रेडिट हुए पैसे, ये आपने इस्तेमाल करे चुकाने के लिए, तो यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसे होगा। डिपॉजिट साइड हो रहा है, फिर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है ना। कोई डाउट बोलो। चलो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, 2-3 छोटे छोटे जवाब देना उसके। 7 मिनट्स और हम पढ़ेंगे इसको, तो 1 बजे हम, कुछ नहीं बचता हुआ। हाँ कैश लेजर में अगर कुछ बच जाता है, आपने ज्यादा जमा करा दिया तो उसको रिफंड करा लेना, ठीक है। आईटी से बच जाता तो अगले महीने यूज कर लेना, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, वो थोड़ा लैप्स होगा। बस आईटी से लेने की लिमिट याद रखनी है, वो सितंबर महीने का रिटर्न फाइल करने की लिमिट, उसका रिफंड होता है, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस लगती है, 54 सेक्शन लगता है। नहीं क्रेडिट लेजर का कैश लेजर में ट्रांसफर नहीं होता। नहीं। अभी 2019 के फाइनेंस एक्ट के बाद तो कैश लेजर के मेजर हेड से दूसरे मेजर या माइनर हेड में ट्रांसफर होना शुरू हुआ है, उसके पहले तो वो भी नहीं होता था। अच्छा शांति रहना थोड़ी देर तो। अदर इंपोर्टेंट नोट्स है ये देखें, पेमेंट बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज, देखो एग्जांपल में लिखा है एडवांस डिपॉजिट बाय सीटीपी और एनआरटीपी। जैसे नॉर्मली मैंने क्या किया था, मुझे पेमेंट करना था तो मुझे चालान भरना था, तो पहले मैंने लॉगिन किया था, तो जीएसटी नंबर डाला था, पासवर्ड डाला था, लॉगिन किया, उसके बाद मैंने चालान भरा, फिर पेमेंट हुआ। अब एनआरटीपी और कैजुअल टेक्सुअल पर्सन को तो रजिस्ट्रेशन के पहले पेमेंट करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो उनके पास है, तो मैंने वहां भी बताया था कि उनको क्या मिलता है, टीआरएन मिलता है, उस टीआरएन के बेसिस पे क्या करते हैं वो पैसे डिपॉजिट। क्या कोई डाउट इसमें? अगला पॉइंट देखिए, इफ रिटर्न इज फाइल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर लायबिलिटी देन रिटर्न शैल बी डीम्ड एज इनवैलिड। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया और पेमेंट नहीं किया तो रिटर्न को क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी इंपोर्टेंट है, ध्यान सुन लें। आप क्या करते हैं, आपने पिछले 3 महीने से रिटर्न फाइल नहीं करा, 10,000 रुपए पुराने चुकाने थे, फिर 10,000 रुपए चुकाने थे, इस महीने के 10,000 चुकाने थे, या चलो 2 महीने से नहीं करा, इस महीने का और पुराने महीने का 10,000 पुराने महीने का टैक्स बन रहा है आपका, और 10,000 इस महीने का टैक्स बन रहा है। अब आपने चुकाए 15,000 रुपए, तो पहले जो 15,000 में से 10,000 पुराने एडजस्ट होंगे और बचे हुए 5,000 इस पीरियड के लिए एडजस्ट माने जाए। तो पहले ओल्ड लायबिलिटी टैक्स की और फिर करंट लायबिलिटी टैक्स की। तो लायबिलिटी विल बी डिस्चार्ज इन फॉलोइंग ऑर्डर, टैक्स एंड अदर ड्यूज ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर टैक्स एंड
अदर ड्यूज ऑफ करंट टैक्स पीरियड, और फिर एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट अंडर सेक्शन 73 और 74। 73 74 होता है आपके, एक तो सिलेबस में नहीं है, बस जनरली बता रहा हूं। आप जीएसटी किसी वजह से कम चुकाते हैं, मतलब आपने रिटर्न में भी नहीं दिखाया कि हमें चुकाना है, फिर आप पकड़े गए, दबोचे गए, और फिर आपका पेमेंट निकल रहा है कि ये आपको पेमेंट करना था, कर दो, तो फिर वो आता है सेक्शन 73 या 74, शॉर्ट लेवी या नो लेवी ऑफ जीएसटी, शॉर्ट पेमेंट और नो पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो आपने जो पुराना जीएसटी कम चुकाया है या नहीं चुकाया है, अब आप पकड़े गए हैं, इसलिए आपको जीएसटी चुकाना है, तो ये है। तो बताएं ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा। जब आप पैसे जमा करेंगे तो सबसे पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का टैक्स और अदर ड्यू एडजस्ट होगा, बाद में करंट पीरियड का टैक्स और अदर ड्यू एडजस्ट होगा, और भी पैसा बचा तो 73 और 74 की लायबिलिटी क्या होंगी, एडजस्ट। हाँ, 73 74 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, नॉर्मल में बताते जा रहा हूँ कि आप कहीं पकड़े जाते हैं या आपने टैक्स नहीं जमा किया था, तो उस केस में आपको ही लगता है। पहले टैक्स पे होगा, ये किसी भी जगह एडजस्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले टैक्स पे होगा। नोट 1 देखें, अदर ड्यूज मींस इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और अदर, और नोट 2 सेक्शन 73 एंड 74 नॉट इन सिलेबस में लिख रखा है, शॉर्ट पेमेंट, नो पेमेंट, एक्सेस रिफंड, एक्सेस आईटीसी क्लेम्ड ऑफ जीएसटी। ठीक है, दो वजह से हो सकता है, आपने फ्रॉड करके भी ये सब किया हो सकता है, या गलती से भी आपसे ऐसा हो जाएगा। आईटीसी आपने कार की ले ली, या तो जानबूझ के या फिर गलती से, तो दो वजह से हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो आपने टैक्स तो कम चुकाया, तो वो सेक्शन 73 और 74 में वो लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो जाए, सिलेबस का पार्ट नहीं है। इतना ही है जितना मैं दिखा रहा ना यहाँ, बुक में है और सिलेबस में नहीं है। सुनो 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 यहाँ लिखो, द बैलेंस इन ई कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर ड्यूज मे बी रिफंडेड, सेक्शन 54 है लेकिन सिलेबस में नहीं। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। बोलो कैश ले देना, कुछ पैसा जमा था, इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आप उसको रिफंड कर सकते। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कैश लेजर में आपने आईजीएसटी कॉलम में, टैक्स के कॉलम में पैसा जमा करा दिया, गलती से जमा हो गया, आपको कराना था सीजीएसटी के लिए, तो पहले तो इंट्रा हेड, मेजर हेड, माइनर हेड एडजस्ट होता ही नहीं था, तो पहले तो कैश लेजर में पैसा जमा है और इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसका रिफंड ही एकमात्र ऑप्शन था। अब तो रिफंड भी कर सकते हो, और अब तो तुम एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते। मैंने पहले पढ़ा था ना, मेजर हेड, माइनर हेड, ब्रेक के पहले। हाँ, कहीं भी चले जाए, आप कहीं भी चले जाए, कहीं भी, कहीं। ये आखिरी सेक्शन है आपका, सेक्शन 50, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट, अगर आप पेमेंट का डिले करते, जैसे आपने रिटर्न फाइल करने में 2 दिन की देरी कर दी, ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, तो कितना दिन लेट हो गए, 2 दिन लेट हो गए, तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना है, इफ पर्सन पेज द अनपेड अमाउंट ऑन हिज ओन, पकड़ाए नहीं जाते हो, खुद से चुकाते हो, तो कितना परसेंट ब्याज लगेगा, जितना भी लेट वेट हुआ है 18% चुका दो। अगर आप फ्रॉड के केस में पकड़े गए हो, तो फिर ब्याज की रेट क्या हो जाएगी, 24%। इन केस ऑफ अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी, और अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आपने ज्यादा आईटीसी क्लेम कर रखी है अनड्यू तरीके से, ठीक है, या फिर आपने आउटपुट लायबिलिटी कम दिखा रखी है, यानी कुछ सेल की है लेकिन वो छुपा दी है, होता है ना, सेल कर दी लेकिन इनवॉइस इशू नहीं किया, और फिर आप पकड़े गए कि आपने बेचा था माल, तो फिर आपको कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज कहाँ से आया, फिर से समझा देता हूँ, आपने कुछ सेल करी, अगर आप सेल दिखाते तो उसका टैक्स चुकाते, आपने सेल नहीं दिखाई, या आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर ली, ज्यादा क्लेम कर ली तो जितना टैक्स चुकाना था उससे कम चुकाया, और आप पकड़े गए, तो फिर क्या होगा, तो जो आपने कम चुकाया था टैक्स वो तो चुकाओ, प्लस 24% का ब्याज चुकाओ। हाँ, टैक्स कर, मतलब जो भी अमाउंट आपने नहीं चुकाया उसके 24%।
तो अगर फ्रॉड का केस नहीं है, नॉर्मल आप अगर रिटर्न लेट हो गया है, आपने रिटर्न फाइल कर दिया अपना और लेट हो गए हैं आप 10 दिन, तो 10 दिन का आपको ब्याज लगेगा, लेकिन कितने परसेंट से? 18% पर एनम से। आपने झूठी आईटीसी ले ली है, गलत आईटीसी ले ली है, सेल नहीं दिखाई है, ठीक है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम कर दिया है, सप्रेस कर रखा है, और फिर आप पकड़े जाते हो और आप टैक्स चुकाते हैं तो 24%, ठीक है। आपने जेन्युइनली आईटीसी ली थी, लेकिन फिर वो किसी वजह से रिवर्स हो जाती है। जैसे आपने गुड्स खरीदी, आईटीसी ले ली, लेकिन 180 दिन में आप सप्लायर का पेमेंट नहीं कर पाए, तो आईटीसी रिवर्स होगी, पढ़ाया नहीं होगी रिवर्स, तो फिर कितना ब्याज लगेगा? 18%, क्योंकि आप फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, आप फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, गलती हुई है आपसे, आपने पेमेंट नहीं कर पाए, तो 18%, और फ्रॉड और में पकड़े गए तो 24 लगेगा, है ना। बस अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन करा दूंगा और ये मैं सेंड कर देता हूँ आपको। कुछ चीजें आपको बस थोड़ी सी बची हुई है, वो देख लें, वो क्या है, फुल फॉर्म आपको थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है। आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, उनके फुल नेम्स क्या है वो थोड़ा सा आपको याद रखना है, वो बता देता हूँ, आप एक बार लिख लीजिए। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, आप जो भी देखोगे, देखो ये है पेमेंट बाय चालान में, व्हाट इज सीपीआईएन, सीआईएन, बीआरएन, ईएफपीबी। सीपीआईएन क्या है? सीपीआईएन वो नंबर है, जब आप चालान को जनरेट करते हैं तो वो नंबर क्रिएट होता है। आपको याद है जब चालान जनरेट किया था तो सबसे पहले जो मैंने वर्ड पढ़ा था वो सीपीआईएन लिखा हुआ था। मैंने भी ध्यान से नहीं बोला उसको, आपने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। सीपीआईएन स्टैंड फॉर कॉमन पोर्टल, सॉरी अंडरलाइन नहीं होता, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी चालान सक्सेसफुली जनरेटेड by taxpayer. It is a 14-digit unique number to identify the challan. CPI remains valid for a period of 15 days. कितने दिन के वैलिड होता है? 15 दिन। आपको याद है ना, तो हमने चालान को जनरेट करा था, तो ये सबसे पहले कॉर्नर में दिखाई दे रहा था सीपीआई। कितने डिजिट का होता है वो? 14 डिजिट का होता है। कितने दिन तक वैलिड रहता है? 15 दिन। तो मैंने बोला था 15 दिन में पेमेंट कर दो, अगर पेमेंट नहीं करोगे तो चालान लैप्स हो जाएगा। अब जब आप पेमेंट कर देते हो तब एक दूसरा नंबर जनरेट होता है सीआईएन, ये होता है आफ्टर पेमेंट ऑफ चालान। और होता है ऑन जनरेशन ऑफ चालान। सीपीआईएन एक तरीके का आइडेंटिटी नंबर होता है। आपने मान लो 3-4 चालान जनरेट कर रखे हैं, तो नंबर है, इस नंबर का चालान, इस नंबर का चालान, ठीक है। ये कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन। सीआईएन क्या होता है? इसका नाम होता है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, इज जनरेटेड बाय बैंक्स वंस पेमेंट इन ल्यू ऑफ जनरेटेड चालान इज सक्सेसफुल। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो वो क्या करेंगे? सीआईएन नंबर जनरेट कर देंगे। इट इज अ 17 डिजिट नंबर, ये 17 है। कैसे 17 है? एक तो सीपीआईएन प्लस 3 डिजिट और 3 डिजिट जो होते हैं वो क्या होता है? बैंक का कोड होता है। और सीपीआईएन कितने का होता है? 14 डिजिट का होता है। तो टोटल मिला कितना हो गया? 17 डिजिट का हो गया। कौन? सीआई। इनके आप फुल फॉर्म वगैरह लिख लेना, ठीक है। एक छोटे छोटे नोट है, जरूर कॉपी में लिख लेना, है ना, इनको कॉपी में लिख लेना आप। बीआरएन क्या होता है? बैंक रेफरेंस नंबर इज द ट्रांजैक्शन नंबर गिवन बाय बैंक फॉर पेमेंट अगेंस्ट अ चालान। एक ट्रांजैक्शन नंबर देते हैं कि इतने नंबर का ये ट्रांजैक्शन है, उसको हम बैंक रेफरेंस नंबर बोलते हैं। और ईएफपीबी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। दीज आर ब्रांचेस ऑफ ऑथराइज्ड बैंक which are authorized to collect payment of GST। जीएसटी का पेमेंट आप कौन कौन से ब्रांच में कर सकते हैं? वो ब्रांच ऑथराइज होते हैं, यानी हर एक ब्रांच में जाके आप ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं कर सकते।
तो उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच. These are branches of authorized bank which are authorized to collect payment of GST. Each authorized bank will nominate only one branch as its EFPB for Pan India transaction. The EFPB will have to open accounts under each major head for all governments. सारे गवर्नमेंट के लिए, जैसे MP गवर्नमेंट, UP गवर्नमेंट, सबके लिए वो अकाउंट खोल लेंगे, उन्हें पैसे जमा करा देंगे. Any amount received by EFPB towards GST will be credited to the appropriate account held by such EFPB. For NEFT RTGS transaction, RBI will act as EFPB. ठीक है, बस थोड़ा सा आप इसकी नोटिंग कर लेना. बाकी जो सवाल है, आर मैनुअल चालान एप्लीकेबल एज अलाउड अंडर वेट. जैसे वेट में मैनुअल चालान होते थे, प्रिंट आउट करके पेन से भर लो, चलेगा क्या? नहीं. पेमेंट ऑफलाइन हो सकता है, ध्यान से समझ लें, चालान तो ऑनलाइन ही होगा. ठीक है, तो मैनुअल और फिजिकल चालान आर नॉट अलाउड अंडर जीएसटी रिजाइम. इट इज मैंडेटरी टू जनरेट चालान ऑनलाइन ऑन द जीएसटी पोर्टल. हाउ मेनी टाइप ऑफ चालान आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर वेरियस टैक्सेस एंड पेमेंट्स टू बी पेड अंडर जीएसटी रिजाइम? कितने टाइप के चालान बताया मैंने आपको? एक चालान. पहले क्या होता था, वैट का अलग चालान जाता था, एक्साइज का अलग चालान जाता था, सर्विस टैक्स का अलग चालान जाता था. सही है. अब आपका केवल जीएसटी का सिंगल चालान जाना है. अदर एस्पेक्ट रिलेटेड टू चालान, ये मैंने कुछ लिखवा रखे हैं. ई चालान की वैलिडिटी कितनी होती है? 15 डेज होती है, बता चुका हूँ. अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेक पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, बता चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ, है ना? ध्यान है आपको? हेलो, अभी पढ़ा था ना ये सब, है ना? ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. ये है मेजर हेड और ये माइनर हेड. पहले एडजस्टमेंट होता नहीं था, अब होने लगा, इसलिए इतनी कथा बोल्ड में लिखी है. अब क्या होने लगा है? The amount available in electronic cash ledger can be utilized for payment of any liability for the major or minor. ठीक है, अब कर सकते हैं. और उसको ट्रांसफर करना ना आपको, मेजर हेड में से अमाउंट माइनर हेड या मेजर हेड में ट्रांसफर करना है, तो एक फॉर्म भरना पड़ता है आपको. कौन सा? GST PMT 09. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी वैसे लिख देना. इसलिए क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर ट्रांसफर फ्रॉम मेजर और माइनर हेड टू अनदर मेजर और माइनर हेड. कौन सा फॉर्म? GST PMT. PMT मतलब था पेमेंट 09. रजिस्ट्रेशन का होता है GST REG. ITC क्या होता है? GST ITC. ठीक है, ऐसे ही लॉ में आप फॉर्म आ गए ना अभी. फॉर्म DIR है ना, डायरेक्टर के लिए DIR, ऑडिटर के लिए AUD, ऐसा है. ठीक है, तो आप पॉसिबल है कि ट्रांसफर, हाँ. The form can be used either for transfer of erroneous deposit under any minor head of or major head to any other minor head or major head. ठीक है, और for any of the amount already lying unutilized. बस ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया है. आप इसको रीड कर लेना, आपको जो लग रहा है जरूरी. ये सब मैं करा चुका हूँ आपको, इंटरेस्ट वाला पॉइंट करा चुका हूँ मैं. ठीक है, सेक्शन 50 अभी लिखवाया मैंने आपको. हाँ हाँ, सबके लिए. हाँ, एक्साइज के लिए अलग से करना पड़ेगा. उनको 2 रजिस्ट्रेशन होंगे, एक्साइज का रजिस्ट्रेशन और GST का रजिस्ट्रेशन, एक बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, हाँ. नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, सेम ही है. केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जो प्रोविजन है उनमें चेंज हुआ है. ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्या? ये पूरा चैप्टर में डाल देता हूं अभी. कहां पर? वेरी गुड. नहीं नहीं, किसी में भी चलेगा. लेजर मतलब
हेलो मूवी देख बंद करें।